हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले कक्षा 8वीं की विज्ञान की पुस्तक अध्याय 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास की वस्तुएं या तो सजीव है या निर्जीव है। साथ ही आपको यह भी याद होगा कि सभी सजीव कुछ मूलभूत कार्य संपादित करते हैं। क्या आप इन कार्यों की सूची बना सकते हैं? विभिन्न अंगों के समूह विभिन्न कार्य करते हैं जो आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए हैं। इस अध्याय में आप अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई के विषय में पढ़ेंगे जिसे कोशिका कहते हैं। कोशिकाओं की तुलना हम ईंटों से कर सकते हैं। जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करती हैं। यानी कि जो लिविंग थिंग्स है, जो हमारा शरीर है, वो कोशिकाओं से बना होता है और हर एक कोशिका एक दूसरी कोशिका से जुड़ी होती है। कोशिका की खोज। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कार्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कार्क पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्होंने कार्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कार्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठयुक्त अथवा विभाजित बक्से देखे। ये बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देते हैं। रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई कार्क की कोशिकाएं, ये ऐसा लगे जैसे कि मधुमक्खी छत्ता बना हुआ, जो कि एक दूसरे सारे जो छोटे छोटे छिद्र से दिख रहे हैं, एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। उन्होंने यह भी देखा कि एक कोष्ठ अथवा बॉक्स दूसरे से एक दीवार अथवा विभाजन पट्टी द्वारा अलग है। हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को कोशिका का नाम दिया। हुक द्वारा देखी गई यह बक्सेनुमा संरचना वास्तव में मृत कोशिकाएं थी। सजीवों की जीवित कोशिकाओं को संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही देखा जा सका। रॉबर्ट हुक के प्रेक्षण के लगभग 150 वर्ष बाद तक भी कोशिका के विषय में बहुत कम जानकारी थी। आज हमें कोशिका की संरचना एवं कार्यों के विषय में बहुत अधिक जानकारी है। यह अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी एवं अन्य तकनीक द्वारा ही संभव हो सका है। अब यहाँ पढ़ते हैं कोशिका के बारे में। भवन के लिए ईंट एवं सजीवों में कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचनाएं इकाई हैं। यद्यपि भवन निर्माण में एक समान ईंटों का प्रयोग होता है, परंतु उनकी आकृति, डिजाइन एवं साइज अलग अलग होते हैं। इस प्रकार सजीव जगत के जीव एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कोशिकाओं के बने हैं। निर्जीव ईंट की अपेक्षा सजीवों की कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल होती हैं। ये पिक्चर बना है ईंट की दीवार का, जिसकी सारी ईंटें अलग अलग है, लेकिन फिर भी जो सारी ईंटें एक दूसरे से जुड़ी हुई है और उनके जुड़ने के बाद ही दीवार का निर्माण हुआ है। और वैसे ही प्याज की झिल्ली का चित्र यहाँ पर बना हुआ है। मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आंखों से भी देखा जाता है। सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज में विभिन्नता होती है। वैज्ञानिक किस प्रकार सजीव कोशिकाओं का परीक्षण एवं अध्ययन करते हैं? वह सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, जिसकी सहायता से वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब का अध्ययन किया जा सकता है। कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी पर लाखों जीव हैं, वह आकृति एवं साइज में भिन्न है। उनके अंगों की आकृति, साइज एवं कोशिकाओं की संख्या में भी भिन्नता होती है। आइए इनमें से कुछ का अध्ययन करें। कोशिकाओं की संख्या। क्या आप किसी लंबे वृक्ष अथवा हाथी जैसे विशाल जंतु के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं? यह संख्या अरबों खरबों में हो सकती है। मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं जो आकृति एवं साइज में भिन्न होती हैं। कोशिकाओं के विभिन्न समूह अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। तो जो मनुष्य होते हैं उनके अंदर बहुत सी कोशिकाएं होती हैं और सभी मनुष्यों के अंदर कोशिकाएं, लेकिन फिर भी सभी व्यक्तियों की जो अंदर कोशिकाएं के शरीर के अंदर सभी का साइज, उनकी जो आकृति है वो अलग अलग होती है। वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, बहुकोश के, यानी जिसमें कि अनेक कोशिकाएं होती हैं, कहलाते हैं। छोटे जीवों में कोशिकाओं की कम संख्या उनके क्रियाकलापों को किस प्रकार प्रभावित नहीं करती?
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का आरंभ एक कोशिका से ही होता है, जो एक निषेचित अंडा है। निषेचित अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि एवं परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। चित्र 8.3 उसमें ए और बी को देखिए। दोनों जीव एकल कोशिका के बने हैं। एक कोशिका वाले जीवों को एक कोश की, ये पिक्चर बनी अमीबा की और पैरामीशियम की, दोनों एक कोशिका के जीव हैं, जीव कहते हैं। एक कोश के जीव भी वह सभी आवश्यक कोशिका करता है जो बहुकोश के जीवों द्वारा की जाती है। यानी जिसके अंदर सिर्फ एक कोशिका है और ऐसा जिसमें बहुत सारी कोशिका हैं, वो दोनों भी बिल्कुल सभी क्रियाएं बिल्कुल समान समान करते हैं। एक कोश के जीव जैसे कि अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है तथा पचाता है, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि एवं प्रजनन भी करता है। बहुकोश के जीवों में यह सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किए जाते हैं। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक का निर्माण करते हैं तथा विभिन्न ऊतकों अंगों का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पढ़ते हैं कोशिका की आकृति। चित्र 8.3 को देखिए। चित्र में दर्शाए गए अमीबा की आकृति को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे? आप कह सकते हैं कि इसकी आकृति अनियमित है। वास्तव में अमीबा की कोई सुनिश्चित आकृति नहीं होती, यह अपनी आकृति बदलता रहता है। इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्ती लंबाई के प्रवर्धक उभरते हुए दिखाई देते हैं। इन्हें पादाप कहते हैं, जैसा कि आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। यह प्रवर्त अमीबा की गति के समय अथवा भोजन का अधिग्रहण करते समय बनते एवं बिगड़ते रहते हैं। जो अमीबा होता है उसके अंदर पादाप होता है, मतलब जब अमीबा को खाद्य पदार्थ को ग्रहण करने की आवश्यकता होती है तो उसके अंदर से जो पादाप यानी कि कृत्रिम पाँव अपने आप बनते हैं और वो जो भोजन को अपने ओर खींच के निगल लेते हैं और फिर धीरे धीरे पैर जो कृत्रिम पाँव अपने आप समाप्त भी हो जाते हैं। मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि WBC भी एक कोश की संरचना का उदाहरण है जो अपनी आकृति बदल सकती है। WBC एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। आपके विचार में उन जीवों में कोशिकाओं की आकृति कैसी होगी जिनमें लाखों कोशिकाएं होती हैं? चित्र 8.4 ABC में मानव की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जैसे कि रक्त, पेशी एवं तंत्रिका कोशिका दिखाई गई है। ये विभिन्न आकृतियां उनके विशिष्ट कार्यों से संबंधित हैं। कोशिकाएं सामान्यतः गोलीय, चपटी, गोल अथवा लंबी होती हैं। कुछ कोशिकाएं लंबी होती हैं जिनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। इनका आकार तुर्क रूप होता है। कभी कभी कोशिकाएं बहुत लंबी होती हैं। कुछ कोशिकाएं शाखान्वित होती हैं जैसे तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती है जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है। यानी कि जो कोशिका उनका आकार भी अलग अलग होता है, जैसे दिखाया हुआ है चित्र। गोलाकार रक्त कोशिकाएं, ये जो गोल गोल दिख रही है रक्त कोशिका है। तुर्क रूपी पेशी कोशिका, ये है तुर्क पेशी कोशिका। और लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिका, ये बिल्कुल लंबी है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोशिका का कौन सा भाग इसे आकृति प्रदान करता है? कोशिका के विभिन्न संघटक एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं। यह झिल्ली पौधों एवं जंतुओं की कोशिका को आकृति प्रदान करती है। पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह कोशिकाओं को आकार एवं दृढ़ता प्रदान करती है। जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे कोशिका का साइज। सजीवों में कोशिका का साइज 1 मीटर का 10 लाखवें भाग माइक्रोमीटर अथवा माइक्रोन के बराबर छोटा हो सकता है अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा भी, परंतु अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्मदर्शी होती हैं एवं नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती। इन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा बड़ा अथवा आवर्धित करना आवश्यक है। सबसे छोटी कोशिका का साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है जो कि जीवाणु कोशिका है। इस सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है जिसका साइज 170 mm × 130 मिलीमीटर होता है। यानी कि जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है उसकी जो कोशिका होती है सबसे बड़ी होती है। और सबसे छोटी का कोशिका का साइज क्या होता है? 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होता है जिसे कि हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। किसी कोशिका के साइज का संबंध किसी पौधे अथवा जंतु के साइज से नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बहुत अधिक बड़ी हों। कोशिका के साइज का संबंध उसके प्रकार से है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका हाथी एवं
चूहे दोनों में ही लंबी एवं शाखान्वित होती है। वह संदेश के स्थानांतरण का कार्य करती हैं। कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। आप पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक जीव के अनेक अंग होते हैं। आप कक्षा 7 में पाचन अंगों के विषय में पढ़ चुके हैं, जो सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र बनाते हैं। किसी तंत्र में प्रत्येक अंग अलग अलग प्रकार करता है, जैसे पाचन, स्वांगीकरण, अवशोषण। इसी प्रकार विभिन्न पादप अंग भी विशिष्ट या विशेष प्रकार करते हैं। उदाहरण के लिए जड़, जल एवं खनिजों के अवशोषण में कार्य करती है। आपने कक्षा 7 में पढ़ा कि पत्तियां भोजन के संश्लेषण का कार्य करती हैं। प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों से बना होता है, जिसे उत्तक कहते हैं। उत्तक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो एक विशिष्ट प्रकार करता है। उत्तक क्या है कि छोटे छोटे अंगों से बना हुआ होता है, जो कि कोशिकाओं का एक समूह है जो कि खास कार्य करता है। पहले को समझ में आ गया कि अंग उत्तक के बने होते हैं और उत्तक कोशिकाओं से बने होते हैं। सजीव की संरचना इकाई कोशिका होती है या कि है। अब हम पढ़ते हैं कोशिका के भाग। कोशिका झिल्ली। कोशिका के मुख्य घटक है कोशिका झिल्ली। कोशिका द्रव एवं केंद्रक। कोशिका द्रव एवं केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, जो कि सरंध्र होती तथा विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन का नियमन करती है। अब इसको समझने के लिए क्रियाकलाप किया है। किसी कोशिका के मूल संगठन का परीक्षण करने के लिए एक प्याज लीजिए। ऊपर की सूखी गुलाबी परत आवरण को हटा दीजिए। आप इसे प्याज की सफेद मांसल परत से चिमटी की सहायता से अथवा अपने हाथ द्वारा भी अलग कर सकते हैं। आप प्याज को तोड़कर भी इसकी पतली झिल्ली को अलग कर सकते हैं। प्याज की झिल्ली का एक छोटा टुकड़ा कांच की किसी कोशिका के मूल संघटकों का परीक्षण करने के लिए एक प्याज लीजिए। ऊपर की सूखी गुलाबी परत आवरण को हटा दीजिए। आप इसे प्याज की सफेद मांसल परत से चिमटी की सहायता से अथवा अपने हाथ द्वारा भी अलग कर सकते हैं। आप प्याज को तोड़कर भी इसकी पतली झिल्ली को अलग कर सकते हैं। प्याज की झिल्ली का एक छोटा टुकड़ा कांच की स्लाइड पर जल की बूंद में रखिए। पतली झिल्ली को ब्लेड या चिमटी की सहायता से छोटे टुकड़ों में काटा जा सकता है। इस पर मिथाइलिन ब्लू की एक बूंद डालकर कवर स्लिप रखिए। कवर स्लिप रखते समय इस बात का ध्यान रखिए कि कवर स्लिप के अंदर वायु के बुलबुले ना हों। सूक्ष्मदर्शी के नीचे स्लाइड का परीक्षण कीजिए। इसका आरेख बनाकर नामांकित कीजिए। आप इसकी तुलना चित्र 8 में 5 से कर सकते हैं। प्याज के अंदर एक बहुत पतली झिल्ली होती है। जब हम प्याज को काटते हैं तो उसमें देखते हैं आपके बहुत ही पतली, एकदम 5-10 ही पतली झिल्ली होती है। आप प्याज को काट के उसको छिलके जो आप काटते हैं, छिलके के अंदर के पतली सफेद रंग की होती है, आप उसे देख भी सकते हैं। प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा परिवर्धित होती है, जो एक और दृढ़ आवरण द्वारा आबद्ध होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका के केंद्रक में घनी एवं गोलाकार संरचना होती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य, ये प्याज की झिल्ली की कोशिका, यहाँ पे चित्र दिया हुआ कि कोशिका द्रव्य केंद्रक नहीं, इसके अंदर केंद्रक है। ये कोशिका द्रव्य प्याज के जो झिल्ली होती है प्याज के छिलके की, उसके बारे में चित्र इसका दिया गया है। एक जेली के समान पदार्थ होता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। जो कोशिका झिल्ली होती है, उसका जो कोशिका उसको आकार देती है, और पौधों में कोशिका झिल्ली के बाहर बहुत मोटी सी परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली को आबद्ध करने वाली यह अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायुमंडलीय नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। वह इन परिवर्तनों से प्रभावित करती है वाली वायुमंडलीय नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। वह इन परिवर्तनों से प्रभावित है क्योंकि वे चल नहीं सकते। कोशिकाओं का प्रेक्षण टांडेस्केशिया, इलोडिया अथवा राइयो की पत्ती की झिल्ली में किया जा सकता है। आप इनकी स्लाइड भी उसी प्रकार बना सकते हैं जिस प्रकार प्याज की झिल्ली की स्लाइड बनाई थी। पहेली ने बूझों से पूछा, क्या वह जंतु कोशिका का भी प्रेक्षण कर सकता है? अब यहाँ पे पिक्चर है मनुष्य की गाल, मनुष्य गाल होते हैं, है ना,
उसके जो कपोल कोशिकाओं यानी कि जो गाल है, इन गालों का चीज जो होती है उसका पिक्चर यहाँ पर बना हुआ है। ये केंद्रक है, कोशिका द्रव्य इसके अंदर जो होता है, ये केंद्रक झिल्ली जो काली लाइन आपको दिख रही है, और ये कोशिका झिल्ली जो किनारा किनारा बना हुआ है। अब हम पढ़ते हैं कोशिका द्रव। यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्र के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संघटक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाए इत्यादि। आप इनके विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं केंद्र की। केंद्र क्या है? सजीव कोशिका का वह महत्वपूर्ण संगठक है। सामान्यतः यह गोलाकार होता है और कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। इसे सरलता पूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है जिसे केंद्रक झिल्ली अथवा केंद्रक आवरण कहते हैं। यह झिल्ली भी संरंध्र होती है तथा कोशिका द्रव एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है। इसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती हैं जो क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहलाते हैं। यह जीन के धारक तथा आनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। कब दिखाते हैं? जब कोशिकाओं का विभाजन होता है। अब यहाँ देखते हैं कि जीन क्या है। जीन सजीव में आनुवांशिक की इकाई है। यह जनक से संतति को आनुवांशिक लक्षण के स्थानांतरण का नियंत्रण करते हैं। इसका अर्थ है कि आपके माता पिता के कुछ लक्षण उनसे आपको प्राप्त हुए। यदि आपके पिताजी की आंख भूरी है तो संभव है कि आपकी आंख भी भूरी हो। यदि आपकी माता जी के घुंघराले बाल हैं तो हो सकता है कि आपके बाल भी घुंघराले, परंतु जनक प्राप्त विभिन्न जीन के संयुक्त होने के परिणाम स्वरूप लक्षण भिन्न भी हो सकते हैं। जीन होता है जो आनुवंशिक, जो हमें अपने माता पिता से हमारे अंदर गुण अपने आप आते हैं ना, वो कहलाते हैं जीन। मान लीजिए कि अगर हमारे माता पिता की आंखें काली हैं या भूरी हैं, नीली हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो उनकी संतान होगी उसकी आंखें भी बिल्कुल माता पिता के जैसी हो सकती हैं। तो यही कहलाता है जीन। वंशानुगत अथवा आनुवांशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका के क्रियाकलापों का भी नियंत्रण करता है। सजीव कोशिका के समग्र संघटक को जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है। इसमें कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं। जीव द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। जीव द्रव्य क्या है? जो कोशिका का जीवित पदार्थ है ना, उसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। प्याज की झिल्ली की कोशिका परीक्षण करते समय क्या आपने कोशिका द्रव के बीच खाली अथवा दिखने वाली संरचना पर ध्यान दिया? इन्हें रिक्तिका कहते हैं। यह मात्र एक एवं बड़ी हो सकती है, जैसा कि प्याज की झिल्ली की कोशिका में दिखाई देती है। गाल कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। बड़ी रिक्तिकाएं आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती हैं। जंतुओं में ये रिक्तिकाएं बहुत छोटी होती हैं। ट्रांडेस्केशिया पत्ती की कोशिकाओं में आपने अनेक छोटी रंगीन संरचनाएं देखी होंगी। वे पत्ती की कोशिकाओं के कोशिका द्रव में छितरी रहती हैं, यानी फैली रहती हैं। इन्हें प्लेटसिट्स कहते हैं। ये विभिन्न रंगों के होते हैं। इनमें से कुछ में हरा रंजक उपस्थित होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ए वाला पार्ट क्या? पादप कोशिका है, और दूसरा क्या है? ये जंतु कोशिका। ये पौधे की जो कोशिका का पिक्चर बना हुआ है, कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली है, हरी तलवक है। पौधे में और जीव में दोनों में ही कोशिका झिल्ली है, रिक्तिका होती है, केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य दोनों में ही होता है। उनकी पिक्चर यहाँ पर बनी हुई है। हरे रंग के प्लेटसिट्स को क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक कहते हैं। वे पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं। आपको याद होगा कि पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में अत्यधिक उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। पादप एवं जंतुओं की कोशिका की तुलना। यदि आप पिछले क्रियाकलाप 8.3 और 8.4 को याद करें तो उसके आधार पर आप पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका की संरचना की तुलना कर सकते हैं। उसका परीक्षण जो ध्यानपूर्वक हमने किया उसके बारे में बात है कि आइए पादप एवं जंतु कोशिका की समानताओं और अंतर को सूचीबद्ध करें। सारणी 8.1 में केवल कुछ ही लक्षणों का उल्लेख किया गया है। आप और लक्षणों का उल्लेख कर सकते हैं। एक सारणी बनी है। यहाँ पर जो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका की तुलना के बारे में बात की गई। यहाँ पे जो संख्या लिखी है, कोशिका का भाग लिखा है, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक, केंद्रक झिल्ली, कोशिका द्रव्य,
प्लेस्टिड और रिक्तिकाएं। अभी पौधों के बारे में उसमें होती है या नहीं होती है, और जंतु में होती है या नहीं होती है, आपको वहाँ पर लिखना है। अब इस अध्याय के अंदर जो हमने मुख्य शब्दों को पढ़ा, जिनके बारे में जान को पढ़ते हैं, कोशिका, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट, गुणसूत्र, कोशिका द्रव्य, यूकेरियोट, जीन, बहुकोशिक, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, केंद्रक, अंग, कोशिकांग, प्लाज्मा झिल्ली, प्लास्टिड, प्रोकोरियोड, पादाप, उत्तक, एक कोशिका, रिक्तिका, श्वेत रक्त कोशिका। अब इस अध्याय के अंदर हमें जो खासकर बातों को जानो, उनको बारे में फिर से एक बार देख लेते हैं। अधिकतर जीवों में छोटी संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें अंग कहते हैं। सभी अंग और भी छोटे भागों से बने हैं। किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित संरचना को कोशिका कहते हैं। सर्वप्रथम कॉक की कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। कोशिकाओं की विविध आकृतियों एवं सहज परिलक्षित होते हैं। विभिन्न जीवों में कोशिकाओं की संख्या भी विविध होती है। कुछ कोशिकाएं बहुत बड़ी हैं, जिन्हें नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता है। कुछ कोशिकाएं बहुत बड़ी हैं, जिन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए मुर्गी का अंडा, जो मुर्गी का अंडा होता है उसे हम आसानी से देख सकते हैं। एक कोश की जीवों में एकल कोशिका ही वे सभी मूलभूत प्रकार्य करती है, जो बहुकोश के जीवों में विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित की जाती है। कि एक कोश के जीव में जो एक कोशिका है, वो सभी जरूरी काम करती है, जो कि बहुकोश के जीव के अंदर सारी कोशिकाएं मिलकर करती हैं। कोशिका के 3 मुख्य भाग है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, उसमें छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, एवं केंद्रक। उस 3 भाग होते हैं, कौन से? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और एक केंद्रक। केंद्रक और कोशिका द्रव को केंद्रक झिल्ली अलग करती है। कोशिका जिसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं होता, अर्थात केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती, वह प्रोकोरियोटिक कोशिका कहलाती है। कोशिका जिसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं होता, अर्थात केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, वह प्रोकोरियोटिक कोशिका कहलाती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है, क्योंकि इसमें कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है। जो पेड़ों की कोशिका होती है जंतुओं से अलग होती है, कोशिका जंतु से बिल्कुल ही अलग होती है। रंगीन संरचना जिन्हें प्लेस्टिड कहते हैं, जिन्हें प्लेस्टिड कहते हैं, केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती हैं। हरे प्लेस्टिड जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है, जबकि जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। पादप कोशिका के अंदर सिर्फ एक ही रिक्तिका होती है, और जंतुओं के अंदर बहुत से अलग अलग छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, रिक्त कोशिकाएं होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस अध्याय के अंदर हमने जितनी भी जरूरी बातों को सीखा, आप उनसे अच्छी समझ गए होंगे। तो इसी तरह देखते रहिए आपका अपना ज्ञान अभियान। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।